एक्सरसाइज 3.1 है। सवाल क्या कहा जा रहा है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। सवाल में क्या कहा जा रहा है, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। अच्छा सवाल है। अभी हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी देखे हैं कि बंद आकृति कैसे होता है। जैसे कि ये देखिए, ये वाला आकृति क्या दिख रहा है, ये चारों तरफ से क्या लग रहा है, बंद नहीं लग रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये बंद आकृति कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बंद आकृति। अब इसको देखो, अब ये क्या है, यहाँ पर दिखने में आ रहा है कि ये खुला हुआ है, नहीं दिख रहा है कि ये खुला हुआ है ना, इसको बोलेंगे खुली आकृति। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लग रहा है ये खुला हुआ है, तो इसको कहेंगे खुली आकृति है। ठीक है ना। इसको देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखने में क्या लग रहा है, ये बंद आकृति है, चारों तरफ से बंद है, कहीं एक कोई भी ये रेखाखंड जो है, ये रेखा जो है एक दूसरे को काट नहीं रही, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम बंद आकृति है। ठीक है, इसका क्या करना है, यहाँ पर क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। उदाहरण देना है और प्रमुख गुणों को भी समझाना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं इसके आंसर को कि सरल एवं बंद आकृति किसको कहते हैं, ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को न काटती हो तथा चारों तरफ से बंद हो, वे सरल एवं बंद आकृतियां कहलाती है। समझ में आ गया, बंद आकृतियां कहलाती है। जैसे कि हम यहाँ पर मैं उदाहरण कुछ दे देता हूँ, जैसे कि उदाहरण, जैसे यहाँ पर लिखेंगे उदाहरण। ठीक है, उदाहरण के लिए हम बना लेते हैं, चलो नाम पहले लिख लेते हैं। जैसे कि त्रिभुज, त्रिभुज कब बनता है, जब बंद आकृति होती है। या चतुर्भुज, ठीक है, या क्या कहेंगे, चतुर्भुज। या कहें पंचभुज, पंचभुज, सप्तभुज, नवभुज, कुछ भी है ना, इस तरह से आकृति इत्यादि। इसकी आकृति भी बना दे क्या, चलिए आकृति भी बना लेते हैं। ये हो गया त्रिभुज, के बाद मान लीजिए एक ये हो गया, दूसरा देखिए चतुर्भुज, ऐसे हो गया। अब इसका नामकरण करना जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अब इस तरह से पंचभुज है, तो पंचभुज कैसा होगा, पांच भुजा से मिलकर बना होगा, ऐसे करके बनेगा ना, पांच भुजा होना चाहिए उसमें, ऐसे। ठीक है, भुजा मतलब ये वाला भुजा कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। ये होता है भुजा, ठीक है ना, ये तो समझ में आता होगा, ये होता है भुजा। नामकरण चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एबीसीडी लिख दो। चलिए, अब क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि उसके प्रमुख गुणों को भी बताइए, उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। चलिए प्रमुख गुणों को समझाते हैं। प्रमुख गुण में क्या क्या होता है, चलिए लिखते हैं यहाँ पर गुण। सबसे पहले क्या लिख, गुण, है ना। गुण नंबर एक, सबसे पहला गुण क्या होता है, सो समझिए। इसका गुण होता है कि यह आकृति, सबसे पहले तो क्या होता है, बंद होता है, समझ में आता है। यह आकृति कहीं भी, वही एग्जाम्पल जो हम लोग परिभाषा लिखे हैं ना, वहीं से लिखेंगे, और कुछ अलग नहीं है इसमें। यह आकृति कहीं भी इसको नहीं काटती है, कहीं भी स्वयं या खुद को, स्वयं को नहीं काटती है। ठीक है, नहीं काटती है, स्वयं को क्या करती है, नहीं काटती। पहला तो ये गुण है कि स्वयं को नहीं काटती है। कि यह क्या होता है, तीन या, यह क्या होता है, तीन से अधिक खंडों से बनी होती है। तीन या तीन से अधिक रेखा खंडों से बनी होती है। एग्जाम जो जब चैप्टर से पहले बता रहे थे, वहां भी यही क्या था, त्रिभुज से स्टार्ट किया गया था। तो इससे क्या पता चलता है, यह तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से बनी होती है। ठीक है, उससे कम से नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम सपोज यह क्या करें, यहाँ पर इधर बताते हैं, यहाँ पर मान लिए दो भुजा भेज दो, तो क्या ये बंद हो सकता है, ये संभव ही नहीं है कि बंद हो, ये बंद कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, इस प्रकार से कहेंगे कि कम से कम तीन भुजा का तीन रेखाखंड का होना जरूरी है। चलिए दो एग्जाम्पल, तो दो गुण तो इसका महत्वपूर्ण होता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, बंद है वह सरल है, बंद के साथ साथ सरल है। कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल है, कौन सी अवतल है। तो समझने वाली बात है। सबसे पहले मैं छोटी सी बात इसमें सब में क्लियर कर देता हूँ, कौन सी सरल है ना, कौन सी सरल, तो सरल का मतलब समझ में आ गया है। सरल का मतलब यहाँ से हम लोग देखे हैं, सरल और बंद किसे कहते हैं, बात एक ही हो जाता है, सरल और बंद एक ही बात हो जाता है। फिर क्या होता है कि सरल मतलब क्या हुआ, जो एक दूसरे को कभी काटे नहीं। जैसे कि मान लीजिए ये आकृति बना, और इस तरह के सपोज त्रिभुज ही समझ लीजिए, त्रिभुज,
अब ये क्या है, एक दूसरे को, ये स्वयं को कभी काट रही है? स्वयं को नहीं काट रही है। स्वयं को काटने का मतलब ये हुआ कि ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे कट गया, तो ये कट गया ना, एक दूसरे को काट दिया। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि ये भुजाएं एक दूसरे को काट रही है, तो ये क्या है, ये सरल आकृति नहीं है कहेंगे। और उसके बाद क्या है, कौन सी बंद है, तो कौन सी बंद है, तो बंद का मतलब ये हुआ कि देखो ये बंद है ना, अगर इस आकृति को देखो तो क्या है, ये बंद है, ये बंद आकृति हो गई। और उसके बाद है कौन सी खुली है। खुली का मतलब यहाँ पर मैंने समझाया था, ये वाली आकृति, जैसे कि ये आकृति क्या है, ये खुली आकृति है, क्योंकि ये एक यहाँ पर ये भुजाएं यहाँ पर जुड़ नहीं रही है एक दूसरे के साथ, ये खुला है। उसके बाद क्या है, उत्तल। उत्तल अवतल थोड़ा सा तुम लोग के लिए नया होगा, तो मैं एक बार समझा दूं, फिजिक्स में पढ़ने को मिला होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगर हो सकता है कि अभी ना मिला हो तो कोई नहीं, मैं एक बार बता देता हूँ। इसके उत्तल और अवतल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए पहले हमें स्टार्ट यहाँ से कर देते हैं, बेहतर रहेगा। चलिए यहाँ पर क्या है, चलिए उत्तल अवतल क्लियर ही कर देते हैं, बेहतर रहेगा। उत्तल का मतलब क्या हुआ, अच्छा सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया, उत्तल दिया। तो उत्तल का मतलब जैसे ये वाला देखिए, ये क्या है, ये भीतर की तरफ धंसा हुआ है, ये क्या है, भीतर की तरफ धंसा हुआ है, तो ये कहेंगे उत्तल है। अवतल मतलब जो ऊपर की तरफ निकला हुआ है, ऐसे देखें, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, ये भीतर की तरफ नहीं है। भीतर मतलब अपने तरफ, मतलब अपने, अगर खुद को रख के देखो कहो हाँ देखिए ये क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा अवतल। और ये क्या है, भीतर की तरफ आ रहा है, हमारी तरफ ये झुक रहा है, तो ये क्या कहेंगे, इसको हम ये कहेंगे उत्तल कहेंगे। समझ में आ गया, उत्तल कहेंगे। इन सभी को मिटा देते हैं आप। चलिए अब इसको हम, ये पहला आकृति नाम तो नहीं दिया कौन सी खुली थी, इसको बना के बताना पड़ेगा। 2 नंबर इसको बना के ही बता देते हैं। जैसे कि ऐसा पंचभुज है ना, पंचभुज है, इसको यहाँ पर हम छोटा सा बना लेते हैं। तुम लोग सीधा सीधा खींचना, यहाँ पर सीधा खींचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड व्हाइट बोर्ड नहीं है ना, व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा पढ़ा रहा है। इसको क्या बोलेंगे, इसमें से क्या क्या है, ये जो है सो लिख देते हैं। सरल है, बंद है, ठीक है, बंद है वह सरल है, ठीक है ना, बंद व सरल, यहाँ लिख देंगे बंद व सरल। क्या है ये, बंद है और सरल है। अगली आकृति क्या है, इस तरह का त्रिभुज जैसा बना हुआ, लेकिन त्रिभुज है नहीं। चलिए इस तरह का आकृति है ना, भुजा तो तीन ही है, कोई नहीं, त्रिभुज तो है, बट क्या है, ये कट एक दूसरे को नहीं जोड़ रही है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये खुली आकृति है। क्या कहेंगे, खुली आकृति है, बंद आकृति नहीं है, खुली आकृति है। अगला क्या है, ये इस प्रकार का है, ऐसे करके आया, ऐसे आया, ठीक है, मतलब कुछ इसी प्रकार का है, देख लेना तुम लोग, कुछ इसी प्रकार का है ना, कुछ इसी प्रकार का। तो ये क्या है, ये भी यहाँ पे देख रहे हैं कि खुला हुआ है, तो क्या कहेंगे, इसको भी कहेंगे खुली आकृति, ठीक है, खुली आकृति। आ रहा है समझ में। उसके बाद क्या है, ये एक इस प्रकार का बनाया गया है, चार भुजा बनाया गया है ना, ऐसे करके बनाया गया है। एक ही है बस, लास्ट ही है, ऐसे करके बनाया गया, ऐसे करके, है ना। चलो मतलब लगभग इसी प्रकार का है। अब इसमें क्या हो जाएगा, बंद आकृति तो है, बंद तो है, क्योंकि ये रेखाखंड एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही है, बट बंद के साथ साथ क्या है, बंद के साथ साथ है, ये देखिए उत्तल और, एक मिनट, इसमें उत्तल अवतल भी बताना था ना, तो ये बंद के साथ साथ क्या कहेंगे, उत्तल है। बंद के साथ क्या क्या है, उत्तल है और सरल भी है ना, सरल व बंद ऐसे कहेंगे। इसको यहाँ पर लिखते हैं, सरल व बंद, और साथ साथ में उत्तर क्यों लिख रहे हैं, उत्तल, है ना, उत्तल है, ये हो जाएगा, ये उत्तल, ठीक है। यहाँ भी लिख देते हैं साथ में, ये क्या है, ये हमारा है अवतल। अवतल मतलब बताया था, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अवतल, अवतल। ओके, ये क्या हो जाएगा, अवतल आकृति हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए बहुभुजों का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इस तरह का आकृति बनाया गया है, ऐसे, ऐसे दिया गया है, ऐसे है ना, लगभग। जो गलत हो गया, ऐसा तो है ही नहीं, ये तो पंचभुज नहीं है, तो षष्ठभुज है।
ऐसा, लेकिन ये ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा? थोड़ा छोटा ही बनाते हैं ना, ज्यादा बड़ा ठीक नहीं है। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए लगभग ऐसे ही है। अब इसका क्या कहना है कि कह रहा है कि विकर्णों की संख्या कितनी है, विकर्णों की संख्या कितनी है। चलिए तो सबसे पहले तो ये बहुभुज का नाम बताइए, तो बहुभुज का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, बहुभुज का नाम। बहुभुज का नाम क्या है इसका? सो देखिए, अब बहुभुज का नाम कैसे पता करेंगे, कितनी भुजा है, सो काउंट कीजिए। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तुम लोग को ये चिन्ह नहीं खींचना है, बस मैंने गिनती के लिए गिना है ताकि दिखाई दे। कितना है? छः है ना? कितना है? छः है। समझ में आ गया? ये कितना है? छः है। तो छः रहेगा तो क्या कहेंगे भाई? छः है तो जैसे कि पाँच रहता तो पंचभुज, छः है तो षष्ठभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? षष्ठभुज। इसको लिख देंगे हम षष्ठभुज, है ना? सात भुजा है, छः भुजा है तो क्या कहेंगे? षष्ठभुज है। जैसे सात रहेगा तो क्या हो जाएगा? सप्तभुज हो जाएगा, षष्ठभुज। अब विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या इसमें कितनी है? विकर्णों की संख्या के लिए हमें विकर्ण खींचना भी तो पड़ेगा। चलिए विकर्ण खींच लेते हैं, ठीक है। विकर्ण खींचते हैं तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, है ना? यहाँ से शुरू करते हैं। एक तो ये विकर्ण हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद कहाँ से जाएगा? एक यहाँ से जाएगा ऐसे, और एक यहाँ से आएगा। तो कितना हो गया? गिनती गिनते रहना, तीन। काउंटिंग करना पड़ेगा, तीन हो गए। अब देखिए, कलर हम अलग ले लेते हैं फिर, एक पीला। चलिए यहाँ से, अब इसमें से शुरू करते हैं। तीन हो गए, यहाँ लिख ले क्या? तीन। दिखाई नहीं दे रहा ये तो, कितना हो जाएगा? तीन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं, इससे हो गया कितना? ये हो गया एक, दो, और एक हो जाएगा यहाँ से यहाँ, तीन। राइट, तो ये हो गया तीन तीन छः। छः के बाद देखिए, और कहीं से इस खींच सकते हैं। छः के बाद ये हो जाएगा, कलर बदल ले क्या? छः के बाद हो जाएगा हमारा, यहाँ से शुरू करते हैं, सात, ये आठ। ये हो गए आठ। और खींच सकते हैं क्या? देखते हैं अब कहीं और से। हो गए, यहाँ से एक बार देखें, हाँ यहाँ से खींच सकते हैं बिल्कुल। एक और हो जाएगा, ये हो गया हमारा यहाँ से, ये हो जाएगा नौ, है कि नहीं? यहाँ से हो जाएगा नौ। और खींच सकते हैं क्या? देख लो। और हम लोग नहीं खींच सकते, बस लास्ट है ना। विकर्णों की संख्या कितना हो गया? नौ। विकर्णों की संख्या हो गई नौ। समझ में आ गया? विकर्ण खींची जा सकती है नौ हो, तो देख लो यहाँ से तीन, हर जगह से तीन देखने को मिलेगा। देखो, एक, दो, तीन। यहाँ से देखते हैं, एक, दो, तीन। यहाँ से देखो, ये थोड़ा सा ऐसे गया है बट ये तीन ही है। एक, दो, तीन। देखो, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। तीन तीन, है ना? रेखाखंड एक जगह से निकली है और उसी से विकर्ण बना है, ठीक है। इस प्रकार से कितने विकर्ण हो गए? नौ। टोटल विकर्ण कितने हो गए? नौ। अगला सवाल, विकर्णों की संख्या कितनी है? कुछ कमेंट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। विकर्णों की संख्या कितनी? नौ बता दिया। 4 नंबर, नीचे चित्र में कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौकोर आकार के मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज के मैदान के अभ्यंतर में है और कितनी बहिर्भाग में है। चलिए देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा? आकृति क्या लिखा गया है? चित्र में कुछ कारें खड़ी, बीच में चौकोर मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर में है। तो अभ्यंतर में कितनी? अभ्यंतर में कारों की संख्या, कार है ना, कारों की संख्या बराबर, चलिए गिन के लिखते हैं, गिन के लिख देते हैं। अभ्यंतर मतलब अंदर है, यही पूछ रहा है। अभ्यंतर भाग में है तो कितना है? एक, दो, तीन, चार, पाँच। कितनी कार हो गई? पाँच। बस सिंपल लिखेंगे, पाँच बराबर कर दो। फिर उसी प्रकार से कहेंगे बहिर्भाग में, बहिर्भाग में कारों की संख्या। ये डॉट डॉट, इसका ये जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि ऊपर जो लिखा हुआ है वही, ठीक है। ऊपर जो लिखा हुआ है वही। शॉर्ट में इसका प्रयोग कर सकते हो या पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक, दो और ये तीन, बाहर में कितना हो गया?
ये हो गया हमारे पास 3। कितना हो गया? 3। ठीक है, चलिए 3 हो गया तो यहाँ पर लिख दिए 3। ओके, 3 हो गया। अगला देखते हैं 5 नंबर। 5वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? देखिए ज्योमेट्री है, और ये क्लास 8 जो होता है ना, बहुत बढ़िया क्लास है। इसमें जो भी चीज़ है वो बहुत बेसिक बेसिक होती है और सीखने वाला होता है। तो प्रयास करना कि इसको अच्छे से पढ़ो, जो डाउट है एकदम क्लियर करते चलना। और अच्छा रहेगा कि हाँ चलिए, तुम लोग के पास तो मौका भी मिल रहा है कि कई सारी बुक्स पढ़ने को मिल जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है ना? अच्छा रहेगा, सीखने को मिलेगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए देखो, अभी चलो लोग क्लास 10th तक क्या करते हैं ना, कि क्लास 10th तक क्या करते हैं कि कोई क्लास 10 तक नहीं कहेंगे, लेकिन 9th तक कहेंगे कि लोग फोकस क्या करते हैं, एक बुक पे करते हैं। क्या करते हैं? एक ही सिंगल एक बुक पर फोकस करते हैं कि हमें एक ही बुक पढ़ना है। लेकिन वही अगर उठाकर देखो, अगर तुम लोग क्लास 10th में चले जाते हो, कहाँ चले जाते हो? क्लास 10th में चले जाते हो। 10th में जैसे ही जाता है तो कई सारी किताब देखने को मिल जाएगी तुम्हें। जैसे कि भारतीय, कुछ लोग क्या करते हैं, भारतीय वन पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट भले ही पढ़े या ना पढ़े, लेकिन कोचिंग संस्थान क्या करते हैं ना, हर एक कोचिंग संस्थान अलग अलग बुक्स फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है ना? अब कुछ क्या करते हैं, भारतीय वन पढ़ाते हैं, कोई आलोक पढ़ाते हैं, कोई स्टूडेंट फ्रेंड पढ़ाते हैं, तो कोई सिर्फ जो स्टेट बोर्ड का बुक होता है, एनसीईआरटी को या एससीईआरटी को, जो जिस भी स्टेट में जो चल रहा होता है उसे फॉलो करते हैं, सिंपल। लेकिन कई सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, जो जो कोचिंग संस्थान में चल रहा होता है वो तो पढ़ते ही हैं, लेकिन वही स्कूल में अगर देखा जाए तो स्कूल में भारतीय भवन कॉमन है। 10th क्लास के लिए भारतीय भवन कॉमन है। अमूमन सभी स्कूल में भारतीय भवन ही पढ़ाया जाता है, अगर देखा जाए हर लगभग स्कूल में। तो भारतीय भवन भी लोग, कई सारे लोग पढ़ते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो सभी बुक्स को तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास 1 साल होता है, आराम से सभी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा कि अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट सेम ही होगा, कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरत होता है। चलिए, नीचे 2 कॉलम दिए गए, क्या नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उससे अंतः कोणों की भुजाओं की मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को उस उनके अंतः कोणों के मापों के योग से मिलान कीजिए, करा मिलान करना है। तो मिलान के लिए तो ये तो सटीक नहीं है, मतलब कि इसमें कैसे मिलाओगे? मान लो यहाँ से ऐसे जाओगे मिलाने, अजीब सा नहीं लगेगा? मान लिए ऐसा एग्जाम्पल दिया हूँ, ये नहीं होगा, लेकिन कहने का मतलब ये होता है थोड़ा मिलाने में अजीब सा लगेगा, तो इसको अगर सजा के लिखा जाए मिलाने के लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसा करते हैं ना हम, कि त्रिभुज का हम फार्मूला अप्लाई करके उसके कोण को निकाल देते हैं। तुम लोग चाहो तो मिला भी सकते हो या उतना भी छोड़ सकते हो, हमें तो फाइनली क्या करना है, इस त्रिभुज के कितने डिग्री, क्योंकि ये 900 जो है ये तो गलत है, 900 थोड़े ना होता है। त्रिभुज में कितना होता है, 180 डिग्री का कोण होता है, ये तो रट लिया है, याद हो गया है, क्योंकि इतना तक तो आसान सी बात होती है। लेकिन इसके आगे फिर क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा होता है, तो फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे। जस्ट अभी हम लोगों ने क्या किया था, फार्मूला का यूज देखा था कि कैसे फार्मूला का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए, हम लोग डायरेक्ट यहाँ चलते हैं त्रिभुज के लिए, है ना? किसके लिए? त्रिभुज के लिए चलते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले सूत्र हम लोगों ने देखा है, अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होता है, अंतः कोणों का योग यहाँ पर लिखते हैं, अंतः कोणों का योग का सूत्र। एक सूत्र होता है, सूत्र अगर याद कर लिए तो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, ज्यादा बेहतर रहता है। कैसे? सो देखिए, फॉर्मूला होता है 2 × n - 2 इंटू 90 डिग्री। क्या होता है? इंटू 90 डिग्री। ये फॉर्मूला याद कर लेना, काम आएगा, अभी ही नहीं आगे चल के भी काम आएगा। कई जगह पर देखने को मिल जाएगा तुम्हें, जैसे कि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था n - 2 इंटू 180 डिग्री, जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, ये वाला देखा था। तो किताब में इस प्रकार से ही दिया जाता है, लेकिन याद करने में तुम्हें ये ज्यादा आसान रहेगा। तो जो भी याद करने में आसान रहे, दोनों एक ही चीज है ना, दोनों एक ही चीज है। मैं यहीं पर लिख देता हूँ और करके, तो मैं जो याद करना हो उसे याद कर सकते हो। और n - 2 इंटू 180 डिग्री, तुम जो याद करना चाहो याद कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये सूत्र होगा, यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है ना, सूत्र। ठीक है, अब इसमें क्या है, त्रिभुज। हमें क्या करना है, त्रिभुज में अंतः कोणों का योग पता करना है। त्रिभुज यहाँ पर लिख देते हैं, त्रिभुज के
अंतः कोणों, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला यही, फॉर्मूला तो यही रहेगा, कुछ अलग तो नहीं होगा ना, इंटू 90 डिग्री। तुम जिस भी फॉर्मूला को फॉलो करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू इंटू, इन का मतलब होता है जहां, यहाँ लिख देते हैं, जहां n बराबर भुजा, क्या होता है, n बराबर भुजा, ओके, n बराबर होता है भुजा। तो बताइए त्रिभुज में कितना भुजा होता है, इतनी तो बात समझ में जरूर आ रही होगी कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है, ठीक है ना, सिंपल। n की जगह हम क्या करेंगे, भुजा के भुजा रखेंगे। क्या हो जाएगा, टू इंटू, 3 में से 2 घटेगा कितना, 1 हो जाएगा, गुना 90 डिग्री, ठीक है, गुना 90 डिग्री। तो 90 दूना 180 डिग्री हो गया आंसर। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री। इसी प्रकार से हम अब अगला भी बनाते चलेंगे। ये क्या है, पंचभुज है, क्या है, पंचभुज है। तो यहाँ लिखेंगे पंचभुज के अंतः कोणों का योग, पंचभुज के अंतः कोणों का योग, ठीक है। पंचभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, पंचभुज के फॉर्मूला तो बैठा सकते हैं, फॉर्मूला सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, फॉर्मूला बैठा देंगे। चलिए अब इसको क्या करेंगे, आवाज क्लियर आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। टू इंटू एन की जगह क्या हो जाएगा, पंचभुज का मतलब क्या बताए थे, 5, तो क्या हो जाएगा 5, तो नाम से ही क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, टू इंटू 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3, गुना 90 डिग्री, गुना क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अभी गुना करना आता ही होगा, है ना, क्या आता है, गुना करना तो आता ही होगा, है कि नहीं, गुना करना आता होगा। क्या गुना करके बता सकते हो कितना हो जाएगा, क्या गुना करके बता सकते हो कितना हो जाएगा, चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बता सकते हो। चलो फटाक से बताओ तो गुना करके कितना हो जाएगा, इसको गुना करके जरा जल्दी से बताना कितना हो जाएगा। प्रयास करना कि कॉपी और पेन पेपर लेके बैठो, ताकि क्या हो जाएगा कि जो भी पूछा जाए हो सकता है कि उसमें पार्टिसिपेट करो, बताओ सवाल का जवाब, तो अच्छा रहेगा, तुम भी एक्टिव रहोगे। नहीं तो पता चलेगा कि बैठे हो क्लास में और बैठे बैठे नींद आ गई, ठीक है ना, कुछ और ही करने लगे, किसी से गप करने लगे, तो क्या होता है ना, वहां पर एक्टिवनेस गायब हो जाती है फिर, ठीक है ना। तो अगर तुम अगर इन्वॉल्व रहोगे इसमें, पार्टिसिपेट करोगे, जो ये पूछा जाए उसका जवाब दोगे, तो उससे क्या होगा ना, तुम एक्टिव रहोगे और लगेगा कि हाँ हम क्लास में ही है, क्लास जैसा फील होगा। ऑनलाइन फिर ऑफलाइन, ऑफलाइन जैसा ही लगने लगेगा, लगेगा कि हाँ हम इसमें ही है, ठीक है ना, बाहर नहीं कहीं है। तो प्रयास करना कि जवाब दिया करो, ठीक है। चलिए तो गुना कर लें हम इसमें, क्या हो जाएगा, 9 दूना, यहाँ से 9 से 0 तो बाद में भी लिख देंगे। देखो गुना करने का सबसे आसान सा तरीका देखिए, 9 दूना 18, और 18 तिहाई, 18 तिहाई कितना होता है, 54, क्या होता है 54, और एक जीरो ये बाद वाला बैठा दो, है ना, एक जीरो यहाँ पर बाद वाला हम बैठा दिए, तो कितना हो गया 540 डिग्री, ठीक है ना, 540 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। चलो कमेंट किया करो, बताया करो, बेहतर रहेगा, समझ में तुम्हें आएगा। अगला है सप्तभुज के लिए, देखिए अब ये निकल जाएगा ना, इसके लिए सप्तभुज के लिए निकल जाएगा, सप्तभुज, सप्तभुज के लिए क्या हो जाएगा देखते हैं। चलिए सप्तभुज का अंतः कोण, सप्तभुज के अंतः कोणों का योग, ठीक है, सप्तभुज के अंतः कोणों का योग, फॉर्मूला क्या होता है, 2 × n - 2 × 180 डिग्री। हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा, बीच में गुना का चिन्ह दो या ना दो एक ही बात होता है। सप्तभुज में कितनी भुजाएं होती है, सप्तभुज में कितनी भुजाएं होती है, तो सप्तभुज में होती है 7 भुजा, कितनी होती है 7 भुजा, इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ गुना का चिन्ह दे दो या ना दो एक ही बात होता है, ठीक है, गुना का चिन्ह होता ही है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 7 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 5, और गुना, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर हम लोग हमने यहाँ पर 180 लिख दिया है, इधर 2 लिखा है फिर भी, तो क्या हो जाएगा 90 दे देंगे हम, क्या करेंगे 90, 90 देंगे। यहाँ ना 180 तो यहाँ 2 नहीं होगा, है ना, यहाँ 90। चलिए गुना कर दो कितना हो जाएगा,
गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 पंचे 90, 18 पंचे कितना 90, और एक जीरो ये वाला बैठा देंगे, एक जीरो यहाँ वाला बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा 900 डिग्री। ठीक है ना, गुना करना यही होता है आसान, जीरो वाले में तो जोड़ दो बेहतर रहेगा। नौ भुज का देखते हैं क्या आ जाएगा, नौ भुज देखेंगे क्या, नौ भुज के अंतः कोणों का योग, नौ भुज के अंतः कोणों का योग, तो 2 × n - 2 × 90 डिग्री। ठीक है, इंटू 90 डिग्री, यही होता है फॉर्मूला, अब तो रट लोगे। 2 × नौ भुज में कितनी भुजाएं होगी, नौ, नौ भुज में कितनी भुजाएं होगी, नौ, बराबर कितना हो जाएगा, गुना कर देते हैं, दो गुना, नौ में से दो घटेगा 7 हो जाएगा, गुना 90 डिग्री। ठीक है, गुना 90 डिग्री, 7 में से दो घटेगा कितना, सॉरी यहाँ घटाना थोड़ा, अब तो गुना करना हो गया। चलिए अब गुना कर दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको गुना करके अभी बता सकते हो क्या, गुना करके, क्या अभी तुम लोग गुना करके बता सकते हो कितना होगा, क्या गुना करना है, 9 दूनी 18, क्या होता है 9 दूनी 18, और 18 का पहाड़ा 7 मरतबे पढ़ना है, ये तो सिंपल पहाड़ा पढ़ना है, कुछ गुना नहीं करना है। क्या होता है 9 दूनी 18, और 18 सतह कितना होता है, सिंपल से बात क्या होता है, 18 सतह गुना करना है, गुना क्या करना है, ये तो पहाड़ा होता है, पहाड़ा तो रटा होता है, कुछ गुना अलग से नहीं करना है कि नहीं, अलग से गुना नहीं करना होता है। तो 18 सत्ते क्या हो जाएगा, 126, एक जीरो यहाँ से उठा के रख देंगे, 1260 डिग्री अंश। समझ में आ गया। चलिए अगला क्या है, षटभुज, षटभुज, षटभुज हो जाएगा। देखो लाइफ में जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हारे काम की चीजें है, षटभुज तुम्हारे काम के लिए ही है ये, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे खुद से बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। और ये लाइव में यही तो फायदा होता है, लाइव करने तो फिर लाइव लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, इसीलिए ताकि लाइव में तुम जवाब दो, लाइव में प्रैक्टिस करो, तो क्या होता है ना कि एक्टिव रहते हो, एक्टिव रहते हो, और दिमाग ज़्यादा खुलता है, दिमाग ज़्यादा चलता है उसमें, तुम औरों से ज़्यादा बेहतर कर पाते हो, क्योंकि तुम्हें मौका मिल रहा है प्रैक्टिस का, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक है ना। चलिए, षटभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। चलिए, षटभुज के अंतः कोणों का योग तो क्या हो जाएगा, 2 × n - 2 × 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, एक मिनट देना मुझे, 4% है, ठीक, 2 इंटू, अब क्या हो जाएगा, षटभुज है, देखिए षटभुज का मतलब अभी थोड़ी देर पहले भी हम बताए थे, कितनी भुजाएं होती है षटभुज में, कितनी भुजाएं होती है, 6 भुजा होती है, 6 - 2 गुना 90 डिग्री। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि हमारा जवाब शायद गलत हो जाए, इसीलिए हम नहीं बताएंगे। तो इस बात का भ्रम निकाल देना अपने दिमाग से कि गलत हो जाएगा तो सामने से क्या जवाब आएगा, इस बात का भ्रम निकाल देना अपने दिमाग से, गलत हो तो गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। और इसलिए कोशिश करना कि गलत ही क्यों हो तो क्या हो गया, जवाब दिया करो, प्रयास करो कि गलत भी हो तो कोई बात नहीं, गलत सही फिर सही होता है ना। तो शुरू में गलत नहीं होगा तो फिर सही कब होगा, फिर क्या होगा, डरते डरते रह जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा कि जहां तुम्हें आ रहा होगा सही जवाब भी नहीं दे पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए प्रयास करना कि जवाब गलत ही क्यों ना हो, तुम्हें जो आ रहा है जैसा आ रहा है वैसा बताया करो। ठीक है, 6 में से 2 घटेगा, 4 गुना 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या कई बार क्या हो सकता है कि मुझसे ही गुना करने में या लिखने में गलत हो सकता है, ये तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो फिर अगर तुम जवाब देने की आदत नहीं रहेगा तो तुम मुझे भी ये बता नहीं पाओगे कि सर यहाँ पे गलत हो गया है, गलत लिखा गया है, एक बार चेक कर लीजिए। तो प्रयास करना कि तुम चैट का यूज करो जो ऑप्शन दिया गया, ताकि बता सको मुझे कि हाँ यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, चलिए, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, और 18 चौका कितना होता है, 18 चौका कितना होता है, 72 होता है ना। चलिए एक जीरो यहाँ से बैठा दे, एक जीरो बैठा दे, 720 डिग्री। चलिए कोई समस्या नहीं है। चलिए जल्दी से हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, अभी दो दो क्वेश्चन बचा हुआ है। एक बहुभुज के अंतः कोणों का मापों का योग 540 डिग्री, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं। देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है,
इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे, है ना, इसी पर फार्मूला का प्रयोग करेंगे। एक बहुभुज के अंतः कोणों का माप दिया गया है। बहुभुज के अंतः कोणों का माप दिया गया है। कितना माप दिया गया है देख सकते हैं, दिया गया 540 डिग्री। कितना दे दिया गया 540 डिग्री। अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है 2 × n - 2 × 90 डिग्री। या ये फार्मूला बैठाओ या बैठा सकते हो तुम कौन सा, डायरेक्ट n माइनस ये वाला n-2 × 180 डिग्री। तुम चाहो तो ये भी बैठा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, एक लाइन तुम्हारा भी बच जाएगा। तुम चाहो तो उसी फार्मूला का प्रयोग कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, n-2 बराबर, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले, इसीलिए मैंने ना वो पिछला चैप्टर तुम लोग को बता दिया था, 2 नंबर चैप्टर, जिसमें कि ये देखिए 180 क्या है, ये ब्रैकेट के साथ गुना में है, कुछ चिन्ह नहीं रहता तो क्या रहता है, गुना का चिन्ह। गुना वाला क्या बन जाता है, राइट साइड में जाके भाग, भाग मतलब बटा में, भाग वाला कहाँ चला जाता है, बटा में चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, n-2 बराबर 18×3=54। भाग करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 मरतबे कटेगा। ठीक है, 3 मरतबे। और n बराबर 3, और ये देखो ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा, +2 बन जाएगा इधर आके। इसीलिए n बराबर कितना हो गया, 3×2=5, 3×2=5। सवाल क्या था उसमें, भुजाएं कितनी है, भुजाएं की संख्या बताना था। अतः भुजाओं की संख्या बराबर, भुजाओं की संख्या बराबर कितना हो गया, 5। आंसर भुजाओं की संख्या कितना हो गया, 5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल बताएं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। एक सम बहुभुज, सम बहुभुज का मतलब सम लग गया, सम का मतलब उसका सभी भुजा बराबर होगा। ठीक है, कि 8 भुजा है मतलब 8 भुजा बराबर है, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए और प्रत्येक अंतः कोणों की माप भी बताइए, अंतः कोणों की मापों का योग भी बताइए। देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने अंतः कोण के बारे में तो पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया, अंतः कोण के बारे में पढ़ लिया, बाह्य कोण के बारे में हम लोगों ने नहीं देखा। अभी जस्ट अभी एक नया क्वेश्चन इसमें क्या आ गया, बाह्य कोण भी बताना है। अंतः कोण तो समझ में आ गया, अंतः कोण अब हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, अंतः कोण अब निकाला जा सकता है, कोई समस्या नहीं होगी तुम लोगों को अब। बट अब हम लोग सीखते हैं अंतः कोण भी कैसे निकलेगा। सबसे पहले इसमें बाह्य कोणों की माप याद करना, फिर प्रत्येक अंतः कोणों का माप भी ज्ञात करना। चलिए बनाते हैं 7 नंबर। क्या है इसमें, सम बहुभुज की 8 भुजा है, सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या, सम बहुभुज में भुजाएं बराबर कितनी है, भुजाओं, या ऐसे भी लिख सकते हो भुजाओं की संख्या बराबर कितना दिया गया, 8 दिया गया। समभुज में भुजाएं कितनी दी गई है, 8 दी गई है। अब देखिए बहुभुज में बाह्य कोणों का योग तो हम अब कैसे निकालेंगे, सो देखिए बहुभुज में बाह्य कोणों का योग कैसे निकालेंगे, सो समझिए। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जस्ट हम लोगों ने, यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर बता रहे हैं, जब हम लोग ये देख रहे थे तो इसमें एक चीज यहाँ पर देखने को मिला था बाह्य कोणों के बारे में। यहाँ पर देखिए बाह्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री, सेम सवाल है 360 डिग्री। जस्ट हम लोगों ने देखा था, बस उस समय नहीं बताए थे हम, क्योंकि जरूरत आता तो सेम टाइम पे बताने में ज्यादा बेहतर आता है, नहीं तो फिर समझने में परेशानी होती है। अभी हम लोगों ने जस्ट इसके ऊपर 1 नंबर एग्जाम्पल में देखा था अंतः कोण वाला क्वेश्चन। अंतः कोण देखो यहाँ पर हमने बताया था अंतः कोण, है ना, अंतः कोण वाला मैंने यहाँ था। और इसके 3 नंबर एग्जाम्पल में जाके अगर देखोगे तो इसमें अंतः कोण के साथ साथ बाह्य कोण की बात भी कर दी गई है। तो कितना क्या करते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योगफल क्या होता है, 360 डिग्री होता ही है हमेशा। तो यही चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे, यही चीजें यहाँ पर क्या कहेंगे, बहुभुज के, यहाँ पर सेम लाइनें लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, के बाह्य बाह्य कोणों का, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कोणों का योगफल 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। यहाँ पर ये चीजें हम लिख देंगे, 360 डिग्री होता है कि नहीं।
360, चूंकि यहाँ पर चूंकि यहाँ भी लगा है, चूंकि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण समान माप का होता है। यहाँ पर क्या है, समबाहुभुज है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे अगर सवाल में देखोगे तो वो भी समबाहुभुज की बात ही की गई है, सेम ही सवाल लगभग लगभग, उसमें क्या है, उसमें भुजा की संख्या दी गई है, तो समान माप का होता है, इसीलिए भुजाओं की संख्या यहाँ पर भुजाओं की संख्या निकालना है, यहाँ क्या निकालना है, इसीलिए अच्छा भुजाओं की संख्या नहीं निकालना है, यहाँ पर डिग्री ही दिया गया 60 डिग्री, बाह्य कोण कितना है 60 डिग्री है, बाह्य कोण कितना है 60 डिग्री। अच्छा इसमें ये क्या डिग्री दिया गया, लेकिन हमारे सवाल में क्या दिया गया, भुजाओं की संख्या दिया गया, तो सेम ही बात है लगभग लगभग, ठीक है। तो इसीलिए 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 सवाल पे आ जाते हैं, सवाल पे जैसा रहेगा वैसा लिख लेंगे। इतना तो समझ में आ गया ना 360 कहाँ से आया, तो वो होता है, ठीक है ना, 360 होता है, हमने अलग इसलिए बताया ताकि तुम्हें ये लगे कि हाँ किताब में ये चीज दी गई है, अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। तो 8 भुजाएं दिया गया, तो बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए, क्या दिया, प्रत्येक बाह्य कोणों की माप लिखते हैं यहाँ पर, इसीलिए प्रत्येक प्रत्येक बाह्य कोणों, है ना, कोणों की माप बराबर, बाह्य कोणों की माप बराबर क्या कर देंगे, 360 तो टोटल होता है ना, और एक कोण प्रत्येक मतलब एक, तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 से हम भाग कर देंगे, अब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, भाग करो 8 चौक 32, बच जाएगा 4, 40, 8 पंचा 40, तो हो जाएगा 45 डिग्री आंसर, 45 डिग्री आंसर हो गया। अगला सवाल इसी में क्या दिया गया, प्रत्येक अंतः कोणों का माप क्या होगा, प्रत्येक अंतः कोणों का, अब लिखेंगे, अब बहुभुज बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल का फार्मूला हम लोगों ने देखा है 2 × n - 2 × 180 डिग्री, हम लोगों ने देखा है, तो होता है, तो 2 बहुभुज में भुजाएं कितनी है 8, कितनी है 8, -2 इंटू, सॉरी यहाँ पर हमने फिर से 180 लिख लिया, 90 होगा ना, बोला 90 लेकिन लिखा 180, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 8 में से 2 घटेगा 6 गुना 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, या ऐसा भी कर सकते 6 दूनी 12 और 12 नामा 108, जैसे ही मर्जी वैसे गुना करो, कोई दिक्कत है, 6 दूनी 12, 12 नामा कितना होता है 108, या 9 दूनी 18, 18 छक 108, और एक जीरो बैठा देंगे, 1080 डिग्री हो गया क्या, बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल हो गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, अतः अतः बहुभुज के प्रत्येक प्रत्येक अंतः प्रत्येक अंतः कोणों की माप, माप मतलब कि एक कोण की कितनी माप होगी, मतलब कितना मान होगा, तो टोटल 1080 डिग्री है, एक का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 8 भुजा है 8 कोण है, तो हम 8 कोण है तो एक कोण का निकालने के लिए 8 से हम भाग कर देंगे, भाग कीजिए कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 2 बचेगा 28, 8 3 24, 4 बचेगा 40, 8 40, तो इस प्रकार से कितना हो गया 100, कितना हो गया 135 डिग्री, 135 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रत्येक कोणों के माप कितना हो गया 135 डिग्री, कोई समस्या है, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना कि हाँ यहाँ पर डाउट है, तो मैं उसे क्लियर कर दूंगा। चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को क्लियर कर लिया, खत्म कर लिया है, और आई होप ये समझ में आया होगा, जो भी डाउट अगर रहता है तो मुझे बताना कि हाँ यहाँ पे डाउट है, तो मैं उसे फिर से क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग ने इस चैप्टर को बना लिया, जो अगली क्लास होने वाली है, प्रयास तो करेंगे डेली क्लास हो, और तुम लोग भी ज्वाइन होगा तो एक फायदा रहेगा कि तुम अगर ज्वाइन होते हो, लाइव की कुछ कंडीशंस भी होती है, उसे फॉलो करो तो ताकि बेहतर रहेगा, तो फिर उसे रिकॉर्डिंग भी तुम्हारे पास बड़ी आसानी से मिल जाएगी और अवेलेबल रहेगा, जब चाहो तब तक देखो, ऐसा नहीं कि तुरंत खत्म हो जा रहा है। इस कोर्स की वैलिडिटी जो दी गई है वो मार्च, जो इस कोर्स की वैलिडिटी जो दी गई है मार्च 2025 तक दी गई है, ये मार्च 2025 तक तुम लोगों के पास अवेलेबल है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, रहेगा, नोट्स वगैरह जो भी है सब इस डेट तक रहेगी तुम्हारे पास, पूरा मार्च 2025 तक रहेगा, तो प्रयास करना कि लाइव में आओ ताकि बेहतर रहेगा और समझ में भी आएगा।
हम लोग अगली क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें आई थिंक 2 ही चैप्टर है, तो प्रयास तो करेंगे जल्द से जल्द इसे ख़त्म करें और जैसे ही ख़त्म होता है इसका भी टेस्ट हो जाएगा। मैं ये वीडियो जो रिमेनिंग वीडियोज़ है, जो अगर नहीं मिल पाया तो मैं वीडियो अभी ऐड कर देता हूँ पिछले 2 नंबर चैप्टर का, उसे भी देख लेना। हो सकता है कि कल मैं टेस्ट का कॉपी अपलोड कर दूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।